हेलो। यस सर, आ रहा है आवाज। ठीक है। ठीक है फिर तो हम लोग को वही मैग्नेटिज्म का जो चीज बच गया था आज खत्म कर लेते हैं। तो उसी से शुरू करते हैं, पहले खत्म करते हैं फिर बात कर देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग मैग्नेटिज्म का कैलकुलेशन देख रहे थे डिफरेंट डिफरेंट करंट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो उसी में कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, फिर हमारा एम्पियर सर्किट और लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, छोटा सा टॉपिक है। जैसा हम लोग का गॉस लॉ था वैसा ही सिमिलर वो भी है। तो क्वेश्चन है कि ऐसा दे रखा है कि वायर को हम ऐसे वाइंडिंग किया हुआ है। ठीक है, ये ऊपर से ऐसा आ गया और ये ऐसा, मतलब एक तरफ से करंट ऐसा जा रहा है और इधर से घूम के फिर आ रहा हो। इसमें जो इनर रेडियस दे रखा है ये ए है और आउटर रेडियस दे रखा है बी है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स टर्न्स जो है एन है। ठीक है, तो हमको फाइंड करना है कि मैग्नेटिक फील्ड इससे कितना होगा। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या होगा इस वायर के थ्रू। ठीक है, ऐसा कॉइल किया हुआ है वायर, ऐसा कॉइल किया हुआ है स्पाइरल टाइप का है, और इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है। हमको मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर फाइंड करना है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व करो। हम लोग एक लूप के लिए जानते हैं कि सेंटर पे फाइंड करना, तो ये भी वैसा ही लूप दिख रहा है, हमको उसी तरीके से सोचना पड़ेगा। ऐसा हमको दिख रहा है, ये रेडियस से ये रेडियस बी। अगर हमको इसकी वजह से फाइंड करना है तो यहाँ पे हम जाएंगे, डीएक्स एलिमेंट ले लेंगे। डीएक्स एलिमेंट इसलिए ले लेंगे क्योंकि हमारा करंट ऐसे ही वेरी कर रहा है। ठीक है, वायर के लेंथ के हिसाब से लूप भी बढ़ रहा हो। तो हमको दिख रहा है कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन जो है वो बी माइनस ए लेंथ में जो है एन टर्न्स है। तो एक यूनिट में हमको एन बाई बी माइनस ए मिलेगा। तो अगर हम ये डीएक्स एलिमेंट लिए हैं, इतने में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, तो हम ये पता कर सकते हैं कि जो टर्न्स होगा, यानी कि अगर एन बोल रहे हैं, यानी कि टर्न्स फॉर डीएक्स एलिमेंट, तो ये हो जाएगा एन डीएक्स बाई बी माइनस ए। क्योंकि हम ये टर्न इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि एक अगर लूप रहता है तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो म्यू नॉट आई अपॉन टू आर होता है। तो इसमें अगर हमको नंबर ऑफ टर्न्स पता चल गया तो हम इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू, यहाँ जो भी डी आई आया होगा डी आई बाई टू इंटू आर, यानी कि एक्स पे जाके अगर हम dx लिखें तो टू इंटू एक्स। नंबर ऑफ टर्न पता है तो हम di लिख सकते हैं कि di जो होगा वो एन आई अपॉन बी माइनस ए इंटू डी एक्स होगा। तो इस चीज को पुट कर देंगे तो यहाँ से हमको आ जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई टू बी माइनस ए, ये तो कांस्टेंट दिख रहा है, वन बाई एक्स डी एक्स। कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, तो ए से बी। वन बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एल एन एक्स होता है, तो म्यू नॉट एन आई बाई टू बी माइनस ए, यहाँ हो जाएगा एल एन। लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यूज क्या किए कि हमारा वायर जो है ऐसा वेरी कर रहा है करंट, इसमें एक लूप के कारण होगा, दूसरे लूप के कारण होगा, तीसरे लूप के कारण होगा, सबके कारण ऐड होता जाएगा। लूप का देख रहे हैं
जैसे जैसे लूप बढ़ते जा रहा है रेडियस सबका बढ़ते जा रहा है, तो डायरेक्टली एक एक लूप का निकाल के तो थिकनेस दिया रहेगा तो जोड़ना पड़ेगा, यानी कि एक लूप का थिकनेस रहेगा उतना ही रेडियस बढ़ रहा होगा। तो इसलिए हम लोग क्या किए कि यहाँ से x दूरी पे गए और dx एलिमेंट ले लिए, वेरी कर रहा है। तो इस हिसाब से इतने dx एलिमेंट में कितना करंट होगा वो हम लोगों ने पता कर लिया। और ये पता करने के बाद हम लोग डायरेक्ट अपना फॉर्मूला लगाए कि अगर किसी एक लूप है, करंट कैरिंग लूप है, सर्कुलर कॉइल है, तो उससे सेंटर पे म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है। तो उसी फॉर्मूला को यूज करते हुए हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर लिया। अब करंट चूंकि di है और डिस्टेंस x है, तो पुट कर दिया और सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट है, अगर हमको इनफाइनाइट सीट दे रखा है, ठीक है, इनफाइनाइट करंट कैरिंग थीन सीट है, थीन है, करंट कैरी कर रहा है, तो उससे कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, किधर क्या जनरेट होगा, उस चीज को हम लोग देखते हैं। जैसे सीट कैसा है हम थोड़ा सा बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ सीट है, लंबा चौड़ा सीट है। इसमें करंट जो है मान लेते हैं कैसा, अंदर की तरफ बह रहा है, यानी कि सीट में ऐसा क्रॉस सेक्शन के लिए जैसा दिख रहा है वैसा ही इधर अंदर की तरफ करंट कुछ आई बह रहा है, यानी कि सीट के थ्रू बह रहा है। ये सीट है हमारा। अब इस करंट की वजह से हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अगर हम यहाँ पे करंट देख रहे हैं तो यहाँ से हम एक वायर ऐसा समझते कि एक वायर है, तो इससे अगर हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखें तो इस वायर की तरफ थंब करेंगे और हाथ को देखेंगे तो इस सीट के ऊपर जो है मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ दिख रहा होगा और सीट के नीचे जो है मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ दिख रहा होगा। हाथ को घुमा के देखो, अगर हम इस वाले वायर को हम एज्यूम करें जिस पे टिक लगाए हैं, उस पे अगर हाथ थंब को रखे, राइट हैंड थंब को, और बाकी सब फिंगर्स को हम कर्ल करें, तो मैग्नेटिक फील्ड इस सीट के ऊपर इस डायरेक्शन में दिख रहा होगा और सीट के नीचे इस डायरेक्शन, यानी सीट के ऊपर राइट की तरफ दिख रहा होगा और सीट के नीचे लेफ्ट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाता हुआ दिख रहा होगा। इसी को अगर हम 2D में बनाएं तो मान लेते हैं कि सीट का क्रॉस सेक्शन है और करंट जो है ऐसा इनटू द प्लेन जा रहा है, ठीक है। तो इनटू द प्लेन है, हाथ को अगर हम इनटू द प्लेन करें, यानी कि राइट हैंड के थंब को इनटू द प्लेन करें और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेक करें, तो हमको दिख रहा है कि ऊपर में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इधर की तरफ आ रहा है और नीचे में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इधर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो अब ये डायरेक्शन के लिए हमने बताया कि अगर कोई भी करंट कैरिंग थिन सीट है तो इससे मैग्नेटिक फील्ड अगर देख रहे हैं तो इस सीट के एक तरफ अगर हम इस पिक्चर के अनुसार लेफ्ट साइड में है ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, तो नीचे में ऊपर में राइट साइड की तरफ है, नीचे में लेफ्ट साइड की तरफ। अब यही जो सीट है इससे अगर हम कहीं ऊपर में या फिर नीचे में कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो कितना होगा, वही चीज हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे तो देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारा जो है करंट कैरिंग सीट, ये करंट का डायरेक्शन है, इनटू द प्लेन हम मान रहे हैं। हमको इस पॉइंट P पे कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो उस पॉइंट P पे अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो हमने क्या किया कि यहाँ से x दूरी पे गए, यानी कि जहाँ परपेंडिकुलर लाए वहां से x दूरी पे गए और एक छोटा सा एलिमेंट ले लिए dx, और इस dx की वजह से इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लिए। तो यहाँ से अगर ये dx एलिमेंट है तो हम देखेंगे कि ये हमारा r लेंथ होगा और करंट चूंकि यहाँ इनटू द प्लेन है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ हमको मिलेगा dv, ठीक है।
और अगर ये लेंथ हमारा इससे परपेंडिकुलर, ये इनफाइनाइट है तो जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस r लेंगे, ये x है, ये डिस्टेंस हमको मिलेगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के दो दो कंपोनेंट्स मिलेंगे हमको, एक इस डायरेक्शन में और एक ऊपर डायरेक्शन। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इस एंगल को थीटा बोल दें तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये फिर से एंगल हमको थीटा ही मिलेगा। तो यहाँ से हम बोल रहे हैं कि ये डीबी कॉस थीटा होगा और ये डीबी साइन थीटा। अगर हम बात करें ऊपर जैसे डायरेक्शन से देखें तो हम बोल सकते हैं कि ड्यू टू सिमेट्री की वजह से इंटीग्रल डीवी साइन थीटा जो आएगा हमारा वो 0 होगा। कह सकते हैं नहीं दिख रहा है तो हम इधर x दूरी पे जाके एक वैसा ही एलिमेंट लेके डायरेक्शन चेक कर सकते हैं। तो डायरेक्शन देखेंगे कि इधर की तरफ कुछ आएगा और उसका एक कंपोनेंट लेंगे तो डीवी साइन थीटा कट जाएगा और हॉरिजॉन्टल वाला एड अप हो जाएगा। तो हम यहाँ सिंपली बोल रहे हैं कि ड्यू टू सिमेट्री वाला जो होगा कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि हम राइट साइड में एलिमेंट लिए हैं तो ऊपर की तरफ डीवी साइन थीटा आ रहा है, वही लेफ्ट साइड में अगर लेंगे और डायरेक्शन चेक करेंगे तो नीचे की तरफ आएगा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है पॉजिटिव एक्स की तरफ, यानी कि जिधर डीबी कॉस थीटा हम ले रखे हैं उधर ही आएगा। ये चीज हम बोल सकते हैं सिमेट्री के कारण जो वर्टिकल एक्सिस की तरफ होगा, यानी सीट से जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगा उसके अलोंग मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा ना। हमको डीबी कॉस थीटा निकालना है तो उसके पहले हम डीबी लिखते हैं, डीबी का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है एक डीएक्स एलिमेंट, यानी कि करंट कैरिंग, ये जो डीएक्स एलिमेंट है ये हमको करंट कैरिंग वायर के थ्रू तरह दिख रहा है, क्योंकि एक वायर है, सीट है, यानी कि अगर हम डीएक्स एलिमेंट लिए हैं तो डीएक्स एलिमेंट यहाँ ऐसा एकदम छोटा सा पतला सा सीट ऐसा होगा, यानी कि एक हमको वायर जैसा दिख रहा होगा। तो ये करंट कैरिंग वायर हो गया, और इस वायर के कारण जिसमें करंट डी आई बह रहा है मान लेते हैं, इसके वायर हमको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लिखना है। तो करंट कैरिंग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पे आर जो है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमको यहाँ पे डी आई फाइंड करना पड़ेगा कि डी आई कितना होगा। ठीक है, तो डी आई कैसे फाइंड करेंगे बोलो। तो लेंथ के हिसाब से करंट जा रहा है, तो हमको इसमें मोस्टली दिया रहता है कि आई लेंथ इनफाइनाइट सीट है, तो इस सीट में जो करंट का हमको दिया रहता है वो आई दिया रहता है कि करंट, चलो हम ऐसा मान लेते हैं कि लेट कैपिटल आई करंट पर यूनिट लेंथ। ठीक है, हमको ये चीज दिया रहता है इसमें कि अगर ऐसा इनफाइनाइट सीट है तो हमको ये चीज दिया है वो करंट पर यूनिट लेंथ है। तो करंट पर यूनिट लेंथ अगर आई है तो डी आई अगर हमको लिखना होगा तो लिखेंगे आई इंटू डी एक्स। तो यहाँ से हम इस चीज को यूज कर लेंगे, तो आ जाएगा म्यू नॉट आई डी एक्स बाई 2 पाई, नीचे आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है, कहाँ से कहाँ, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। थिन सीट है, इनफाइनाइट दूरी में फैला हुआ है, यानी कि बहुत दूर है, या फिर बोल सकते हैं जो सीट है उससे जो पॉइंट है वो बहुत नजदीक है। ठीक है, तो अच्छा ये तो cos थीटा छूट गया। अगर हम db x लिखेंगे तो लिखेंगे db cos थीटा, तो यहाँ पे cos थीटा भी आ जाएगा। ठीक है, x के लिए निकाल रहे हैं तो bx जो आ जाएगा, यानी कि हमारा पैरेलल पैरेलल टू प्लेन अगर हम बोल दें तो ये चीज आ जाएगा। cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ये थीटा है तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि r बाई, तो ऊपर आ जाएगा r माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और ये dx ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट पावर 3/2।
ठीक है, यहाँ पे हम cos थीटा यूज कर रहे हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि r अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऊपर फिगर्स, ये थीटा है तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इस चीज को इंटीग्रेट करेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। इंटीग्रेट कैसे करेंगे? रूट रूट सही रहेगा, एक रूट पहले से है, इसका रूट आएगा तो 1 ही आएगा यहाँ पे, ये चीज आएगा। अब इस चीज का इंटीग्रेट कैसे करेंगे बोलो कोई भी? इंटीग्रेशन पढ़ लिए हो, इसको इंटीग्रेट करके हमको बताओ कि कितना आएगा। 2 पाई इंटीग्रेशन 1 बाई प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट। हमको इस चीज का इंटीग्रेशन चाहिए। तुम लोग का शायद इंडेफिनिट इंटीग्रेशन खत्म हो चुका है, डेफिनिट चल रहा है। बोलो अनुज, कितना आता है इसका इंटीग्रेशन? स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये याद होना चाहिए था। शिवम, कोई बोलो कितना आता है इसका इंटीग्रेशन? सर 1 by r tan inverse x upon r। ठीक है, यही आता है। याद याद भी शायद करने के लिए बोला जाता है मैथ्स में। बाकी स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी ऐसा दिखता है तो एक्स को आर टेन थीटा से रिमूव कर देंगे तो आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मिलेगा, उसके बाद इंटीग्रेट किया जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म है तो हम इसलिए डायरेक्ट लिख रहे हैं। मैथ में इस चीज का इंटीग्रेशन सिखाया जाता है कि 1 बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स का जो इंटीग्रेशन होगा 1 बाई आर टेन इनवर्स एक्स बाई आर प्लस सी। ठीक है, ये सी है, कोई भी कांस्टेंट लिखते हैं। तो बाकी हम इसी चीज का यूज करेंगे यहाँ पे, तो म्यू नॉट आई आर बाई 2 पाई, ये आ जाएगा 1 बाई आर टेन इनवर्स एक्स बाई आर लिमिट माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ये आर से आर गया, टेन इंफिनिटी का वैल्यू बोलो। यही आएगा, टेन इनवर्स माइनस थीटा जो होता है, माइनस बाहर आ जाता है तो प्लस हो जाएगा, और ये इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी पाई बाई टू के जगह आता है तो ये पाई बाई टू हो जाएगा, ये प्लस फिर से पाई बाई टू हो जाएगा, तो ये हमारा पाई बाई टू पाई हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन टू। तो बी जो आ रहा है हमारा म्यू नॉट आई अपॉन टू आ रहा है। तो ऐसा अगर हमको करंट कैरिंग सीट है तो बाहर में ऊपर में हमको दिख रहा है कि म्यू नॉट आई बाई टू और नीचे में इस डायरेक्शन में दिख रहा है और यूनिफॉर्म है। ठीक है, नजदीक के लिए जैसे इनफाइनाइट सीट है तो इससे पास पास में अगर हम देख रहे हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म डिस्टेंस के साथ साथ चेंज नहीं कर रहा है। जैसे कि चार्ज कैरिंग हमारा सीट हुआ करता था वैसा ही ये करंट कैरिंग सीट है, और इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है म्यू नॉट आई अपॉन टू है। यहाँ पे दो चीज मैथ्स का यूज हो रहा है, इनवर्स और इंटीग्रेशन, तो ये चीज याद होना चाहिए, मैथ्स में बताया जाता है इसको कि याद रखना है। और ये चीज हम लोग देख सकते हैं कि टेन इनवर्स इंफिनिटी है यानी इनफाइनाइट पाई बाई टू पे आता है तो ये पाई बाई टू का वैल्यू है, और टेन इनवर्स माइनस थीटा जो होता है माइनस टेन इनवर्स थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये पाई हो जाएगा और सॉल्व करके म्यू नॉट आई बाई टू हो। ठीक है, ये सीट की वजह, सीट के कारण था। ठीक है, नेक्स्ट जो है छोटा सा टॉपिक है
force between two current carrying wires। ठीक है, अगर दो करंट कैरिंग वायर्स है तो उनके बीच में फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, और लगेगा तो कितना लगेगा। जैसे हमारे पास एक ये वायर है, दोनों हम इनफिनाइट ही ले रहे हैं, एक दूसरा वायर ये, फर्स्ट वायर ये है, सेकेंड वायर इसको हम ये बोल रहे हैं। मान लेते हैं कि दोनों में सेम ही डायरेक्शन में करंट है I1 और इसमें I2, दोनों आसपास में ऐसे दो करंट बह रहे हैं, तो एक की वजह से दूसरे पे कुछ फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, इस बात का चर्चा है। ठीक है, यानी कि एक वायर में करंट है, दूसरे में भी करंट, एक वायर से दूसरे वायर पे फोर्स लगेगा या फिर नहीं लगेगा, और लगेगा तो कितना लगेगा, इस चीज पे चर्चा करना है। तो जैसे अगर हम देख रहे हैं, अच्छा 1 मिनट रुकना, रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? यस सर। चलो ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखना चाह रहे हैं कि फर्स्ट वायर है ये सेकेंड वायर है, तो फर्स्ट वायर में करंट I1 है, सेकेंड वायर में I2 है। हम देखना ये चाह रहे हैं कि फर्स्ट वायर से, दोनों पैरेलल ही लिए हैं, ठीक है, दोनों के बीच में दूरी d है और दोनों पैरेलल है, ठीक है, नहीं आपस में कहीं मिल नहीं रहा है, तो पैरेलल है, तो हम देखना चाहते हैं कि इस I1 की वजह से I2 पे जो है फोर्स लगेगा या नहीं। तो हमने क्या देखा कि फर्स्ट वायर के कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के पास में देखें, तो हाथ रखे और कर्ल करे, राइट हैंड को, फिंगर्स को करंट की तरफ रखे और कर्ल करे, तो हमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा इनटू द प्लेन जाता हुआ दिख रहा है कि इसके आसपास ऐसा मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलेगा। ये किसकी वजह से है, तो करंट इन 1 की वजह से है, और ये कितना होगा, तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई डी दूरी पे है, तो इतना होगा। ठीक है, यानी कि इस वायर के कारण यहाँ पे इतना मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के आसपास में हमको दिख रहा होगा। पैरेलल है तो हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड इतना ही होगा, पैरेलल नहीं होता तो ये मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा होता, तो वेरिएबल होता, तो उस हिसाब से हम निकालते फोर्स। खैर यहाँ पे हम पैरेलल लिए हैं तो मैग्नेटिक फील्ड हर इस वायर के हर पॉइंट पे इतना ही मैग्नेटिक फील्ड लग रहा होगा, और चूंकि डी डिस्टेंस सेम है, करंट सेम है I1, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये भी कांस्टेंट होगा। अब हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि अगर फर्स्ट वायर को ढक ले, फर्स्ट वायर को सोचे कि है ही नहीं, तो हमको दिख रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर है जिसमें करंट बह रहा है। तो हम लोग ये भी देखे थे कि अगर करंट कैरिंग कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है IL क्रॉस बी, तो वैसे ही हमको यहाँ पे एक फोर्स लगता हुआ दिखेगा। फोर्स का डायरेक्शन देखेंगे तो आई की तरफ हाथ रखेंगे, राइट हैंड, और कर्ल करेंगे उसको मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो थंब का जो डायरेक्शन आ रहा है, तो इस केस में देखो तो थंब इधर की तरफ आ रहा है, तो इधर की तरफ इस पे फोर्स लग रहा होगा, तो हम फोर्स बोल सकते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 अगर लिखेंगे तो ये हमको मिलता है IL क्रॉस बी। ठीक है, तो ये तो इनफाइनाइट लेंथ ले रखे हैं, तो फिर क्या करें, तो इसमें हम लोग को क्या करते हैं कि एक यूनिट लेंथ के लिए ले लेते हैं, यानी कि L लेंथ के लिए, तो हम मान लेते हैं कि इस L लेंथ पे कितना लग रहा होगा। तो अगर हम लिखेंगे तो यहाँ से I तो है I2, लेंथ हो गया L, और B हो गया म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी। तो ये जो फोर्स हमको दिख रहा है, ये दिख रहा है म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी इंटू L। ठीक है, अगर हम इस चीज को देखें और उल्टा देखें, ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 ऑन 1 देखें, तब भी हमको जो वैल्यू मिलेगा फोर्स का सेम मिलेगा, यानी कि इस पे जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स इस पे भी लग रहा होगा, और डायरेक्शन चेक करेंगे तो इधर की तरफ लगेगा F12, यानी कि हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड वाइज जो होगा ये दोनों आपस में बराबर ही होगा। फाइंड करके देख सकते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों आपस में बराबर होगा, सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्टिव
ये फोर्स जो होगा सेम डायरेक्शन में अगर करंट बह रहा है तो अट्रैक्टिव दिख रहा है, दोनों एक दूसरे के तरफ लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे से टच होना चाहेगा, ठीक है। और ये चीज लग रहा है फोर्स। तो यहाँ पे हम लोग लेंथ चूंकि इन्फिनिटी है तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हमको मोस्टली पूछा जाता है, लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर लिखेंगे तो एफ बाई एल लिख देते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई टी, ठीक है। तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा हमारा। अगर हम डायरेक्शन देखें कि अगर हमारा करंट अपोजिट डायरेक्शन में होता तो फोर्स क्या होता, फोर्स का डायरेक्शन क्या होता अगर करंट दोनों में अलग अलग डायरेक्शन में बह रहा होता। तो देखेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट के कारण अंदर है, करंट क्रॉस बी कर रहे हैं यानी करंट की तरफ हाथ रख के, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है इधर लग रहा है। वैसे ही इसकी वजह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे फाइंड करते हैं तो देखो किधर लग रहा है, आई क्रॉस यहाँ पे ऐसा इनटू द प्लेन ही दिख रहा है, इनटू द प्लेन है तो इस पे अगर हम फोर्स निकाल रहे हैं तो ये उधर दिख, ठीक है। यानी कि F21 इधर लग रहा है, F12 इधर लग रहा है। यानी कि अगर पैरेलल वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में बह रहा है तो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है तो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। यानी कि दोनों वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं था पहले, लेकिन दोनों में हमने करंट जब पास किया तो एक के मैग्नेटिक फील्ड के कारण दूसरे पे फोर्स लगा, यानी कि एक के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ और दूसरे में करंट बह रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड और करंट इंटरेक्ट करके फोर्स लगा। यानी कि ये फोर्स हमको सिंपली दिख रहा है कि दो मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन की वजह से हो रहा है। फर्स्ट वायर का मैग्नेटिक फील्ड और सेकंड वायर में मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा, दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में रिपल्सन अट्रैक्शन कुछ किया होगा और उस तरीके से ये फोर्स लग रहा है। तो ये चीज है हमारा कि अगर दो पैरेलल वायर्स हो उसमें अगर करंट बह रहा होगा तो ये फोर्स लग रहा होगा। अगर सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्टिव है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपल्सिव, यानी कि यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, रिपल्सिव। ऊपर वाले केस में हमको अट्रैक्टिव दिख रहा था, ठीक है। और जो हम लोग करंट बोलते हैं कि करंट जो है एक फंडामेंटल यूनिट है, तो फंडामेंटल यूनिट का एक क्वांटिटी हम लोग डिफाइन करते हैं, तो 1 एम्पियर इसी इक्वेशन से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। यानी कि अगर हम इसमें डी को 1 पुट कर दें, सबको 1 पुट कर देंगे, जो फोर्स आएगा उस फोर्स के लिए फिर बाद में कर देते हैं कि अगर I1 I2 इक्वल होता और उतना फोर्स लग रहा होता तो वो करंट 1 एम्पियर है। यानी कि हम लोग यहाँ उल्टा बोल रहे हैं कि I1 I2 को 1 ले लें फिर फोर्स फाइंड कर दें, और उसी चीज को डिफिनीशन के तौर पे हम लोग बना के वहां पे लिखते हैं। तो हमारे लिए यहाँ पे उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखता इसलिए यहाँ नहीं लिखा रहे। तो यही जो हमारा इक्वेशन है एफ बाई एल, या फिर एल को 1, I1 I2 डी सब 1 रखेंगे तो एफ का कुछ वैल्यू मिलेगा हमको, और उसी एफ के लिए हम लोग ये डिफाइन कर देते हैं कि अगर दो पैरेलल वायर्स पे इतना फोर्स लग रहा होगा और दोनों में सेम करंट होगा तो करंट 1 एम्पियर होगा, ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक है कि अगर टू पैरेलल वायर्स हैं, दोनों पे अगर करंट बह रहा है तो दोनों में फोर्स लग रहा होगा। तो ऐसा अगर हमको कुछ दिखता है तो क्या है इसमें कि एक वायर के कारण दूसरे पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो फाइंड कर लेंगे और उसके बाद कितना फोर्स लग रहा होगा वो फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हम लोग का इसका एम्पियर्स, एम्पियर्स लॉ, या फिर इसी चीज को बोलते हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ भी बोलते हैं या फिर सिंपली एम्पियर्स लॉ भी बोलते हैं। एम्पियर्स लॉ या फिर एम्पियर सर्किटल लॉ सिमिलर टू गॉस लॉ है, ठीक है, सिमिलर टू गॉस लॉ है। इसका स्टेटमेंट पहले लिख देते हैं फिर समझते हैं कि ये क्या है, ठीक है। तो एम्पियर्स लॉ ये कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ
मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन यानी मैग्नेटिक फील्ड along a closed path, क्लोज्ड पाथ। इस क्लोज्ड पाथ को हम लोग एम्पियर्स पाथ बोलते हैं। एम्पियर्स पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट enclosed and coming out by the closed path। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ो एक बार खुद से और डिसाइड करो कि हमारा गॉस लॉ जो था ऐसा ही कुछ था। वहां पे था कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ imaginary surface known as Gaussian surface is known as is equal to q inside by epsilon naught या फिर equal to 1 by epsilon naught times q inside। यहाँ पे क्या है, line integral of magnetic induction along a closed path। यहाँ पे closed path है और line integral है, line integral है, surface integral नहीं। ठीक है, यानी कि इसमें हम लोग जो मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं तो ये ऐसे लिखते हैं, क्लोज्ड है तो ऐसा लिखेंगे। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता था, यहाँ सरफेस हुआ करता था, यहाँ लाइन है तो लाइन है तो डीएल यूज करेंगे, वहां सरफेस होता था तो एरिया यूज करते थे डीएस। तो ये होगा इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड, यानी कि ये चीजें हमारा मैथमेटिकल फॉर्म में एम्पियर सर्किटल, यानी कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, closed line integral of magnetic field will be equal to mu naught times I enclosed by the closed path। I enclosed भी बोल रहे हैं और coming out भी बोल रहे हैं। coming out मतलब कि उस पाथ से बाहर निकलना चाहिए, अंदर जाता हुआ दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि पैरेलल। ठीक है, जैसे कि अगर हम बोले ऐसा कुछ दे रखा है हमको, I1 है, ऐसा I2, I3, I4 और जो हमारा पाथ ले रखा है ये ले रखा है और यहाँ पे I5। तो अगर हमको B डॉट डी एस लिखना है इंटीग्रल, तो इसमें हमको क्या लिखना है कि कौन सा करंट लेना होगा, तो म्यू नॉट टाइम्स जो करंट इसके अंदर होगा। ठीक है, चलो एक का डायरेक्शन उल्टा कर लेते हैं ताकि हमको, इसको हम डायरेक्शन ऐसा लिख रहे हैं। तो इसमें अगर हमको लिख रहा है, तो अगर हमको दिख रहा है कि करंट बाहर की तरफ अगर हम ऊपर आता हुआ पॉजिटिव लेंगे, लिखेंगे I2 प्लस I4, नीचे की तरफ है तो माइनस I3, यानी कि सेम डायरेक्शन वाला है। तो ऊपर अगर पॉजिटिव लिए हैं तो पॉजिटिव, नीचे जा रहा है उसके उल्टा जा रहा है तो माइनस। ठीक है, तो डायरेक्शन के साथ साथ हमको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, हम ऐसा लूप का डायरेक्शन मान रहे हैं, तो ऐसा लूप का डायरेक्शन इसलिए मान रहे हैं क्योंकि ऊपर की तरफ हम पॉजिटिव मान रहे हैं। तो लूप का डायरेक्शन भी इसमें इंपॉर्टेंट रखता है कि हम लूप कैसे फॉलो कर रहे हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ पे राइट की तरफ, उसकी तरफ अगर हम हाथ को कर्ल करें तो हम ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ वाले को पॉजिटिव ले रहे हैं और नीचे उसके अपोजिट जो जा रहा है उसको निगेटिव ले रहे हैं। ठीक है, तो कमिंग आउट इसलिए बोले कि अगर हम लूप इस ओरिएंटेशन में ले रहे हैं तो उससे बाहर आने का मतलब ये हुआ कि लूप के तरफ अगर हम राइट हैंड को कर्ल करें तो थंब हमारा ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इसलिए हम ऊपर वाले को पॉजिटिव ले रहे हैं। अगर वही इसका डायरेक्शन अपोजिट होता तो नीचे की तरफ थंब जाता तो नीचे वाले को पॉजिटिव ले, क्योंकि हर जगह हमको एक ही ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि इसमें लूप जा रहे हैं तो ऐसा ही। ठीक है, तो यहाँ पे एम्पियर्स लॉ जो है सिंपली गॉस लॉ जैसा ही है। गॉस लॉ में ई डॉट डी ए होता था, लिख लेते हैं एक बार, ई डॉट डी एस इक्वल टू म्यू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट लिखा करते थे।
ठीक है, यहाँ पे ds की जगह dl आ गया है, e की जगह b आ गया है, एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट है और q की जगह करंट। और ये चीज है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ बोलते हैं। किसी भी सर्किट के लिए क्लोज्ड लाइन पाथ के लिए हम लिखेंगे b डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। ऑफ कोर्स इसका अगर हमको यूज करना है तो इस सरफेस को चूज करने का एक प्रोसेस होगा। सरफेस को ऐसा चूज करेंगे, यानी कि अगर इस चीज को यूज करना है तो हमको सरफेस ऐसा यूज चूज करना पड़ेगा, यानी कि लाइन ऐसा चूज करना पड़ेगा जिसमें हमारा कैलकुलेशन कम हो। आर्बिट्री हम कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बी डॉट डीएल निकालने के लिए। लेकिन अगर हमको मैग्नेटिक रेट करना हो, ठीक है, तो हमको बी डॉट डीएल चाहिए। तो एक तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट भी है क्या बोले, और सुनाई नहीं दिया बी और अभी। डीएल भी। हेलो सर क्या बोले, सुनाई नहीं दे रहा हेलो, था, वो हो गया था। ठीक है, हम यही बोल रहे हैं कि अगर हमको इस साइड का देखना है तो इस साइड के लिए लूप के हिसाब से हम इधर लिख लेंगे, आरएचएस लिख सकते हैं। एलएचएस अगर हमको चूज करना है, ठीक है, तो एलएचएस में हम लोग को दिख रहा है कि बी डॉट डीएल है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट डीएल से है। दूसरा, बी और डीएल का इंटीग्रेशन भी है। दो चीजें हमको दिख रहा है, तो हम लोग पाथ या ऐसा चूज करेंगे कि ये चीज सिंपल हो जाए। जैसा गॉस लॉ में भी हम लोग कैसा भी सरफेस चूज कर सकते थे, इमेजिनरी सरफेस था, लेकिन कुछ सिमेट्रिकल सरफेसेस ही चूज किया करते थे ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो। वैसे ही यहाँ भी इस चीज के लिए हम लोग को जो सरफेस चूज करना पड़ेगा वो ऐसा चूज करना पड़ेगा कि ये सिचुएशन, ये जो इंटीग्रेट करना हो वो हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है, यानी कि टू चूज सरफेस, सरफेस नहीं लाइन पाथ बोल देते हैं। पाथ अगर हमको चूज करना है इसको इंटीग्रेट करने के लिए, तो हमको दिख रहा है यहाँ डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट सिंपल कैसे हो सकता है, या तो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर सेम सेम डायरेक्शन में ले लें। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे जा रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है और लूप का डायरेक्शन भी इधर ही ले ली। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि इस डीएल का डायरेक्शन भी इधर, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, दोनों के बीच में एंगल 0, तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो इसको चूज करना है अगर पाथ, तो हमको एक डॉट प्रोडक्ट का ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट path should be chosen such, path should be chosen such that at every point magnetic field is either tangential or normal to dl vector। ठीक है, हमको दिख रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो हमारा डॉट प्रोडक्ट जब नॉर्मल होगा तो 0 हो जाएगा, और टेंजेंशियल लेंगे तो क्या होगा, cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा। तो हम मोस्टली यही टेंजेंशियली लेंगे ऐसा केसेस, क्योंकि हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होगा, 0 करके कोई फायदा नहीं है। तो हम पाथ ऐसा चूज करेंगे कभी भी किसी चीज के लिए कि जब हमको सॉल्व करना पड़े तो ये डीएल वेक्टर और बी वेक्टर जो आपस में पैरेलल हो, यानी कि 0 डिग्री पे हो। 0 डिग्री पे होने से हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। सेकेंड, ये तो था हमारा डॉट प्रोडक्ट के लिए, यानी कि यहाँ हम बोल सकते हैं कि फॉर डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट को सिंपल करना है तो हमको ये चीज करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है हमारा इंटीग्रेशन है। अब इंटीग्रेशन में सोचो कि डीएल के थ्रू हमको इंटीग्रेट करना है। अगर हम ऐसा पाथ चूज करें कि मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम आ जाए, मैग्नीट्यूड वाइज सेम आ जाए, यानी कि
अगर ये 0 डिग्री हो गया तो cos 0 1 हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड अगर इक्वल हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो हम इंटीग्रेशन से उसको बाहर ले सकते हैं। अगर हम उसको बाहर ले सकते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हम इसलिए बोलेंगे ऐसा भी होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो हो यूनिफॉर्म, यानी कि ऑल्सो ही शुड बी यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म हो एट एवरी पॉइंट ऑफ पाथ। ठीक है, किसके लिए? तो टू सिंप्लीफाई इंटीग्रेशन। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर हम चूज करेंगे, वेरिएबल होगा, इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन मोस्टली जगह पे हम इस चीज का ध्यान रखना चाहेंगे कि जो हमारा पाथ हो, चूज ऐसा पाथ करेंगे कि हमारा पाथ ऐसा हो कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डीएल वेक्टर के अलोंग हो, और दूसरा चीज कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो यूनिफॉर्म हो, उस पॉइंट पे जैसे इक्वल है, सिमेट्रिकल है, यूनिफॉर्म होगा। तो यूनिफॉर्म होने के लिए अगर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे होंगे तो सिमेट्रिकल चूज करना चाहेंगे। ये चीज को हमको ध्यान में रखते हुए हमको ये सरफेस चूज करना पड़ेगा। सेम वैसे ही जैसे गॉस लॉ में भी हम लोग ये चीज चूज करते थे। तो जैसे एप्लीकेशन इसका देते हैं, ठीक है, फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा हम लोग जानते हैं। इसका आंसर इंटीग्रेट करके फाइंड करे थे, तो इनफाइनाइट वायर था तो आया था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब हम इसके थ्रू फाइंड करना चाहते हैं। मान लेते हैं कि हमारा वायर है, इसमें करंट ऐसा आई वायर है, इनफाइनाइट वायर है, हमको इससे इस पॉइंट पे यानी कि आर दूरी पे फाइंड करना है। ये दूरी है आर। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो हम एक ऐसा सरफेस चूज करेंगे, यानी कि पाथ चूज करेंगे जो इस पॉइंट पी से पास करे और सिमेट्रिकल, यानी चारों तरफ बराबर है उस पाथ पे। तो अगर हम इस आर पे ऐसा एक सर्कल ड्रॉ कर लें, ठीक है, एक ऐसा ये सर्कल क्या है, सर्कल अगर हम ड्रॉ कर ले ऑफ रेडियस आर, स्मॉल आर, अगर ऐसा सर्कल ड्रॉ कर ले तो ये हर जगह से सेम इक्वल दूरी पे होगा। आई करंट जो पास कर रहा है उसको सेंटर से मानते हुए हम एक सर्कल ड्रॉ करें तो हर तरफ से दिख रहा है कि इक्वल दूरी पे होगा, नहीं मैग्नेटिक फील्ड जो होगा हर जगह सेम होगा। डायरेक्शन का बात करते हैं तो हम राइट हैंड से देख रहे हैं कि डायरेक्शन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, या फिर ऐसा 3D बनाया तो इसके टेंजेंशियल ऐसा होगा, तो हम इस पाथ का डायरेक्शन बोलेंगे कि इधर से हम इधर ही ले रहे हैं, यानी कि ऐसा पाथ का डायरेक्शन ले रहे हैं, करंट ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ हम बोल सकते हैं कि जो हमारा बी डॉट डी एल होगा वो म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बी हर जगह सेम है, तो हम बी इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं डीएल। और चूंकि यहाँ पे ध्यान से देखें तो बी और डीएल दोनों सेम डायरेक्शन में, किसी भी पॉइंट पे देख लो तो बी और डीएल के बीच में, डीएल और बी के बीच में एंगल जो बन रहा है 0 डिग्री बन रहा है। तो cos 0 1 होता है, तो हम लिखें या फिर cos 0 लिखते हैं, बात बराबर है। म्यू नॉट यहाँ करंट आई जा रहा है। तो ये तो हो गया हमारा 1, ठीक है। ये आ गया बी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्लोज इंटीग्रल ऑफ लेंथ, यानी कि एक सर्कल है उसका छोटा छोटा लेंथ को जोड़ रहे हैं, तो ये हमको रिप्रेजेंट कर रहा है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कल का सरकमफ्रेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि b इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो b हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। यही हमारा आंसर इंटीग्रेशन से भी आया था और यहाँ से भी यही आ रहा है, यानी कि इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, उससे r दूरी पे अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा हमारा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर।
तो हम लोगों ने देखा है कि एम्पियर सर्किटल लॉ सिमिलर टू गॉस लॉ है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज्ड। इस बात का ध्यान रखना है। डायरेक्शन ऐसे चूज कर लेना है कि मैग्नेटिक फील्ड और डीएल जो दोनों हो 0 डिग्री पे हो तो ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड अगर इक्वल है तो इंटीग्रल से बाहर ले लेंगे तो हमारा काम और आसान हो। ठीक है, तो ये था पहला। सेकेंड, हॉलो करंट कैरिंग पाइप है। पाइप है, हॉलो है, सिलेंड्रिकल पाइप है, इसमें करंट बह रहा है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा फाइंड करो अब तुम लोग। जैसे हम फिगर बना देते हैं, बहुत लंबा है, ठीक है, यानी कि पाइप जो है बहुत लेंथ में लंबा है, हम इसका छोटा सा पार्ट बनाए हैं, यानी कि इधर भी इंफिनिटी इधर भी इंफिनिटी, ये इसका एक्सिस हो गया, तो यहाँ से हमको आर दूरी पे बनाना है। इसका रेडियस जो हो गया ये कैपिटल आर है, और करंट जो बह रहा है सिर्फ इसमें बह रहा है। ठीक है, हॉलो है तो करंट आई सिर्फ इसमें बह रहा है, यानी कि सिर्फ पाइप के थ्रू, बीच में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से आर दूरी पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो केस 1 बोल रहे हैं जब आर ग्रेटर देन आर। अब तुम लोग बोलो इसमें कैसा सरफेस चूज करेंगे। फिर से वैसा ही सरफेस चूज करेंगे हम लोग, ऐसा सर्कुलर, नीचे हम बोल रहे हैं कि कौन सा पाथ है, एम्पी पाथ। ठीक है, ये एम्पियर्स पाथ है, और एम्पियर्स पाथ है इसके थ्रू करंट जो जा रहा है आई जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ हम लिख सकते हैं डायरेक्टली। देखो ध्यान से, तो बी सेम कांस्टेंट होगा, इंटीग्रल डीएल आएगा, कॉस ऑफ 0 आएगा, और इधर आ जाएगा म्यू नॉट इंटू आई। तो हमको बी जो दिख रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर ही दिख रहा है। ठीक है, नहीं समझ में आए तो बोलना, सिमिलर ऊपर वाले जैसा ही है और गॉस लॉ जैसा ही है, तो इसलिए हम थोड़ा सा शॉर्टकट में ही लिख रहे हैं। बाकी अगर आएगा तो इस बात को हम लोग पूरे स्टेटमेंट लिख के सॉल्व कर सकते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू हम एम्पियर्स लॉ का बात कर रहे हैं, तो एम्पियर लॉ लिखते, उसके बाद देख रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड का बात करें, ऐसा हम लूप ले लिए, करंट के हिसाब से हम लूप का डायरेक्शन ले लिए, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे इधर आएगा और डीएल वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में आएगा, तो दोनों के बीच में हमारा एंगल जीरो यानी कि 1, और इस चीज को हम लिख लिए, तो डीएल फिर से इस सर्कल का सरकमफ्रेंस देगा, तो 2 पाई आर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। वही अगर हम इन साइड का बात करते हैं, यानी कि यहाँ से एक स्मॉल दूरी पे ऐसा अगर हम एक सर्कल लिए होते हैं, ठीक है, यानी कि स्मॉल आर है, ठीक है, 2 हम बोल रहे हैं। सेकंड केस में केस 2, इफ एस आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो इस केस में अगर हम लिख रहे हैं तो इंटीग्रल बी डॉट डीएल लिख रहे हैं, और ये हमको दिख रहा है म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, और आई इनक्लोज्ड यहाँ पे हमको 0 दिख रहा है। आई इनक्लोज्ड हो, यहाँ 0 दिख रहा है, उसमें से कोई करंट नहीं जा रहा है, इस चीज को हम लिख सकते हैं कि बी इंटीग्रल डीएल जो होगा, यहाँ भी हम सरफेस वैसा ही चूज करें, सिमिलर हो, तो यहाँ से हमको दिख रहा है इन साइड में मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। कर्व ड्रॉ करें, तो यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड 0 है, यहाँ पे ऐसा, ठीक है, ये जो वैल्यू दिख रहा है हमको दिख रहा है यहाँ पे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ठीक है, यानी कि अगर पाइप है हमारे पास, हॉलो पाइप, हॉलो यानी कि बीच में कुछ नहीं है, इस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड और साइड फाइंड कर सकते हैं। आउटसाइड
लूप के लिए हम आउटसाइड ले रहे हैं, सेकंड लूप इनसाइड के लिए। तो आउटसाइड में देख रहे हैं तो इस लूप के अंदर करंट हमको दिख रहा है, लेकिन इनसाइड वाला जब लूप ले रहे हैं कोई करंट ऐसा करंट सिर्फ इसमें बह रहा है, इस लूप पर यहाँ से एक सा आर वाले लूप से हमको नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो भी करंट है इस लूप के बाहर है, जीरो ले ली और जीरो है तो इंटीग्रल से बी हमको जीरो मिल जाएगा। यहाँ से हम सिमेट्रिक ले रखे हैं हर जगह, तो बी सेम होगा डीएल और दोनों के वैल्यू सामने सर आपका चला गया ऑडियो। हेलो हेलो यस सर। शायद डिस्कनेक्ट हो गया है, स्क्रीन में हाँ दिख। ठीक है, इतना बात समझ आया? बोलो। यस सर। ठीक है, केस 3 सॉलिड पाइप है, ठीक है, करंट कैरिंग है, सॉलिड पाइप है, पाइप यानी कि सिलेंड्रिकल पाइप है और इससे करंट बह रहा है। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे कितना आएगा, इनसाइड और आउटसाइड, आउटसाइड दोनों हमको बताना है, निकालो तुम लोग। ठीक है, अगर गॉस लॉ हमको आता है तो इस सवाल में कोई बड़ा दिक्कत नहीं होगा हमको करने में। मान लेते हैं करंट जो है, यानी कि इसमें करंट जो होगा पूरे सरफेस में ऐसा हमको बहता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है, यानी इस पूरे एरिया में हमको करंट आई दिख रहा है, ठीक है, ऐसा हमको लूप है, इनफाइनाइट ही है इधर भी आगे भी। यहाँ से अगर हम आर दूरी पे फाइंड करना चाहते हैं, बाहर अगर फाइंड करेंगे तो देखो ध्यान से, फिर से सेम वैसा ही लूप हम बना लिए, डायरेक्शन हम ऐसा ही मान लिए ताकि हमको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पे डीएल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में। तो केस 1 दिख रहा होगा अभी तुम लोग को कि सेम आंसर आना चाहिए, ठीक है, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बी इंटीग्रल डी एल कॉस 0 इक्वल टू म्यू नॉट। इस लूप के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो सारा का सारा करंट इसी के लूप के अंदर है, तो सोचना ही नहीं है, लिख देना है आई। तो यहाँ से हमको बी मिल जा रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। सिमिलर जैसा कि तीनों केस में यही आंसर आया है, यहाँ भी वही है, लेकिन इस केस में अगर इनसाइड का होंगे तो इनसाइड में भी करंट होगा, तो इनसाइड वाले के लिए हम लोग तरीके से इसी में सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनसाइड को कैसे सॉल्व करेंगे, इस बात में हमको नहीं लगता है कि अगर हमको गॉस लॉ आता है और पीछे 10 मिनट के बाद सुने तो ये इतना आने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाहर लिए हैं, इस लूप के अंदर करंट दिख रहा है कि पूरा का पूरा करंट इसी लूप से पास कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे बिना सोचे समझे आई पूरा लिख दी। लेकिन अगर बोलता केस 2 यानी कि जो आर है लेस देन आर, क्या होता, ऊपर से देख रहे हैं बना रहे हैं, ठीक है, यानी कि हमारा कैपिटल आर है। अब लूप जो हम लिए हैं यहाँ से एक छोटा सा लूप लिए हैं, ठीक है, स्मॉल आर। करंट जो है सब में से जा रहा है, यानी कि क्रॉस करो या फिर ऊपर से देख रहे हैं तो डॉट ही करते हैं कि ऊपर की तरफ ऐसा करंट आ रहा है, ठीक है। ये डॉट जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई आउट ऑफ प्लेन, ठीक है, यानी कि हमारा सिलेंडर जो है ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, तो हम ऊपर से ही देख रहे हैं तो करंट ऐसा ऊपर की तरफ आता हुआ दिख रहा है, तो हमको दिख रहा है कि इस वाले पार्ट में भी, यानी कि इनसाइड वाले पार्ट में भी इतना करंट बह रहा होगा।
तो अब हमको इसमें क्यू आई इनसाइड फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे? तो हमको दिख रहा है यहाँ पे कि पाई आर स्क्वायर एरिया में करंट जो बह रहा है वो है आई। तो एक यूनिट में कितना होगा? एक यूनिट एरिया में तो आई बाई पाई आर स्क्वायर। इस चीज को ध्यान से देखो तो ये हमारा जे है। जे बोले तो करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया, करंट डेंसिटी हुआ करता था। ठीक है, तो जिसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है ठीक है, जिसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यानी कि क्या है? करंट डेंसिटी। ठीक है, हम बता दिए कि करंट डेंसिटी भी इसको लिखा जा सकता है क्योंकि करंट पर यूनिट एरिया है। तो खैर ये चीज है। तो हमको इस छोटे से एरिया यानी कि फॉर पाई आर स्क्वायर जो आएगा वही हमारा आई इनक्लोज्ड होगा। तो आई इनक्लोज्ड का अगर हम बात कर रहे हैं तो आई इनक्लोज्ड हमको कितना मिलेगा? देखो ध्यान से। तो पर यूनिट एरिया, एक यूनिट के एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से हमको इसका एरिया दिख रहा है आई स्मॉल आर स्क्वायर, तो कट गया। यहाँ से हमको दिख रहा है आई इनक्लोज्ड जो है आई बाई आर स्क्वायर इंटू आर, ये चीज है। ठीक है, ये हमारा आई इनक्लोज्ड है। इसके बाद तो फिर हमारा अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ बी डॉट डी एल इजकल टू क्या होगा? म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। फिर से वैसे चूज डायरेक्शन में हो तो बी इंटीग्रल डीएल कॉस ऑफ जीरो इसको म्यू नॉट आई इनक्लोज दिख रहा है आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो लिख सकते हैं बी इंटू टू पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर। यहाँ से एक आर गया, बी हमको मिल जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर स्क्वायर इंटू आर। ध्यान से देखो तो ये हमको कुछ कुछ ऊपर वाला हॉलो स्फीयर, चार्ज कैरिंग हॉलो स्फीयर की तरह दिखा, और ये कुछ कुछ हमको सॉलिड स्फीयर यानी कि नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर की तरह दिखा। और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसा ही कुछ फॉर्मूला आया करता था। और मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर कर्व बनाएंगे तो सेम वैसा ही दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक तो हमको यहाँ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, यानी कि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर दिख रहा है फॉर आर लेस देन आर। ठीक है, और उसके बाद फिर 1/r टाइम्स ही है आगे। ठीक है, उसके बाद हमको दिख रहा है यहाँ पे बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ही है। तो हम कर्व बनाएंगे तो ऐसा कुछ कर्व जाएगा। तो इस पोजीशन पे जब हम आर का वैल्यू रख देंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर होगा। ठीक है, मैग्नेटिक यूज कर सकते हैं, किसी केस में हम यूज कर सकते हैं और यूज करके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं करंट बेरिंग वायर्स के थ्रू। करंट ऐसा भी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो तो उसके थ्रू हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। जैसे फोर्थ सोलेनोइड। ठीक है, सोलेनोइड के थ्रू हम लोगों ने देख फाइंड किया था मैग्नेटिक फील्ड। तो सेंटर में जो आया था हमारा म्यू नॉट एन आई आया था। तो इसके थ्रू हम लोग सिमेट्रिकल ही कर पाते हैं, तो सेंटर पे ही फाइंड करेंगे। तो मान लेते हैं हमारा सोलेनोइड है, यहाँ से बाहर आ रहा है करंट और यहाँ से अंदर जा रहा है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने इंडिकेट किया था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, और आई करंट बह रहा है, मान लेते हैं आई करंट बह रहा है, यहाँ से निकल रहा है और इधर की तरफ जा रहा है। हमको इस पे फाइंड करना है। तो देखो इसमें हम लोग चूज करना पड़ेगा हमको सरफेस की। यहाँ पे अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो हम एम्पियर सरफेस कैसे चूज करें? ठीक है, अगर हम पूरा कर लेंगे तो काम तो बनेगा नहीं,
तो अगर कैसे चूज करें, पॉइंट को कंसीडर करना है तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐसा एक सरफेस चूज करेंगे। ठीक है, ऐसा साइन बनाने का मतलब ये होता है, ऐसा साइन लार्ज डिस्टेंस। किसी भी लाइन में अगर बना के ऐसा दिया हुआ है, छोटा सा बना दिया है कि ऐसा कर्व में यूज होता है मोस्टली, इसका मतलब ये होता है कि बहुत दूर है। हम ये ए बी ए बी सी डी यूज करते हैं। हम ए बी सी डी जो है हमारे हमारा एम्पियर पाथ हो गया, एम्पियर्स पाथ हो गया। इसी पाथ के थ्रू हमको फाइंड करना है। दूर लेने का पर्पस ये था कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमारा आसानी से पता चल जाए। कैसे, देखते हैं। अब हमको सिर्फ इस इनसाइड वाले के कारण हम ये दूरी मान लेते हैं कि एल है, तो करंट हमारा इनसाइड वाला है, तो इनसाइड वाले के कारण अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में हो ध्यान से, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होगा। यहाँ भी देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होगा, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। ये बहुत दूर है तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। दूर लेने का पर्पस भी यही था कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो। अब ये चीज अगर हमको पता चल गया तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ हम क्या बोल सकते हैं कि इंटेग्रल D डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट ई क्लोज्ड। ठीक है, आई इनक्लोज जो पर्सन है वो इतना ही है जो हम सेट कर रहे हैं, तो हम आई इनक्लोज करेंगे तो देखो n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है तो n इंटू आई होगा। हम इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई। ठीक है, इधर वाला को अच्छा एल लेंथ है तो म्यू नॉट एन इंटू एल भी होगा, एल भी है। एल लेंथ के लिए नंबर ऑफ टर्न्स n इंटू एल हो जाएगा, करंट एन एल आई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस चीज को देखना चाहते हैं तो इसको अलग अलग पार्ट में तोड़ लेते हैं। ए से बी प्लस बी से सी प्लस सी से डी प्लस डी से सी, डी से ए। ठीक है, ध्यान से देखो तो ए से बी, बी से सी, सी से डी हम सब जगह घूम लिए। अब यहाँ पे हम वैल्यूज का बात करते हैं। ए से जब बी जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं तो हमको दिख रहा है बी इंटू एल। ए से बी जा रहे हैं तो बी और डीएल दो सेक्शन में है, और ए से बी का डिस्टेंस एल है तो डीएल का इंटीग्रेशन जो होगा वो एल आएगा, प्लस बी से सी जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ध्यान से देख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस लेंथ से परपेंडिकुलर है, जो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा जीरो, क्यों, क्योंकि सिंस बी इज परपेंडिकुलर टू डीएल। सी से डी में, तो सी से डी में ये बहुत दूर ले रखे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो है, तो ये भी हो गया जीरो। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही यहाँ पे जीरो है। प्लस डी टू ए में, डी टू ए में फिर से मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर जो है आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये भी फिर से जीरो। क्यों, क्योंकि बी वेक्टर जो है परपेंडिकुलर टू डीएल वेक्टर है। इधर आ गया म्यू नॉट एन एल आई। तो यहाँ से हमको दिख रहा है बी इक्वल टू एल एल कट जाएगा, म्यू नॉट एन। ठीक है, तो इस केस में हम लोगों ने जो लूप लिया वो ऐसा लूप लिया कि मैग्नेटिक फील्ड से जो हमारा डीएल है दोनों ऐसा होना चाहिए कि हमको जो इंटीग्रेट करना है उसमें आसानी मिले। यही चीज हम पहले भी बता रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है और साथ में इंटीग्रेट भी करना है। तो लूप ऐसा चूज करेंगे कि जो हमारा ये दोनों पोर्शंस हो वो हमारा आसानी से सॉल्व हो जाए।
तो इसीलिए हमने ऐसा एक लूप लिया कि एक ऐसा रेक्टेंगल शेप का ले लिया ए बी सी डी ए। तो बी से सी जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल दोनों आपस में परपेंडिकुलर, तो मैग्नेटिक फील्ड 0। सी से डी जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ही 0 ले लिए, यानी बहुत दूर कर दिए सी डी लाइन को, तो इस वायर से बहुत दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, तो उसके लिए इंटीग्रल 0 आएगा। और डी से ए आ रहे हैं तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड और जो डीएल वेक्टर है दोनों आपस में परपेंडिकुलर दिख रहे हैं। अगर परपेंडिकुलर दिख रहे हैं इसका मतलब है कि जो हमारा इंटीग्रेशन मिलेगा वो 0 मिलेगा, क्योंकि cos 90 आएगा और cos 90 0 होता है। तो यानी कि सिर्फ हमारा ए से बी के लिए मिला, और इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया कि अगर कोई सोलेनोइड है तो उसके कारण इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एनआई होगा। ठीक है, तो ये चीज था हमारा किसी भी सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड फाइंड करना है तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है फिफ्थ, टोरॉइड। ठीक है, टोरॉइड, टोरॉइड जो होता है सोलेनोइड है। सोलेनोइड के अगर हम दोनों एंड्स को, सोलेनोइड है, सोलेनोइड के दोनों एंड्स को अगर हम मिला दें, ठीक है, जैसे सोलेनोइड हम बनाए थे उसके दोनों एंड्स को अगर हम मिला दें तो जो शेप बनेगा वो टोरॉइड होगा। जैसे कि था सर्कुलर होगा, ठीक है, रेडियस आर बोल रहे हैं, और इस पे ऐसा वायर है वाइंड है। ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसा ये वाइंडिंग है वायर का, इधर से कहीं से करंट जा रहा है, इधर से बाहर आ रहा होगा, कुछ ऐसा होगा, यानी कि सब में करंट ऐसा कुछ कुछ बह रहा है, यानी कि सब में सेम डायरेक्शन। यानी हमको क्या दिख रहा है कि जो हमारा सोलेनोइड था उस दोनों एंड को मिला के जोड़ दिए तो हमको एक सर्कुलर ऐसा शेप मिलेगा, और इसी शेप को हम लोग बोलते हैं टोरॉइड। इसका फायदा क्या होता है कि हमने देखा था हमारे पास सोलेनोइड है, तो सोलेनोइड में इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मिलता है, इधर ऐसा नॉन यूनिफॉर्म मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी ऐसा से बनाए कि दोनों एंड को ऐसे मिला दिए तो हमको अब मिलेगा कि सर ऑडियो में जो प्रॉब्लम हो रहा है। मैग्नेटिक, हाँ सर ऑडियो कट अच्छा, कट, अभी आ रहा है? सर कुछ देर बाद आने लगता है फिर कट जाता है। बार बार ऐसा हो रहा है? हाँ सर। ठीक है, आज दिन में इधर बहुत बारिश हुआ है, शायद उसकी वजह से हो रहा हो। हाँ सर अब ठीक आ रहा है थोड़ा। चलो ठीक है। जैसे टॉयड का हम बोले जो सोलेनोइड, इन दोनों एंड को उठा के अगर हम मिला दे तो ऐसा शेप हमको मिलेगा। अब हम सोलेनोइड में से फॉर्म है, ऐसा कुछ होता है नहीं नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, साउथ है नॉर्थ, अब दोनों को हम मिला दिए तो इसमें जो साउथ मिल गया होगा और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा होगा तो इसमें भी दोनों पोल, लेकिन ऐसे ही बीच में कहीं नॉर्थ होगा और कहीं साउथ होगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड्स होंगे हमको ऐसा दिख रहे हैं, यानी कि सर्कुलर ही होगा, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म दिख रहा होगा। यहाँ पे हम बना रहे हैं टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, लेकिन पूरा का पूरा क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। यानी कि इस केस में अगर हम देख रहे हैं तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके अंदर ऐसा यूनिफॉर्म, इसी के अंदर कन्फाइंड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से जो एनर्जी होगा इसी के अंदर रहेगा। ठीक है, तो आगे चल कर हम लोग एनर्जी के बारे में बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी सिर्फ इसी रीजन में रह जाएगी। ठीक है, यूनिफॉर्म, ठीक है, यानी कि फाइंड, जैसे हम लोगों ने
कैपेसिटर पढ़ा था, तो कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक रह जाता है। जैसे ही यहाँ सर जो साउंड नहीं आ रहा। फील्ड है, तो ठीक से नहीं आ रहा, बार बार जो कट कट के आ रहा है सर आवाज। अभी आ रहा है। सर आ रहा है बट पीछे पढ़ाए वो। हाँ बारिश के चलते सर हो रहा लगता है। हाँ, जैसे अभी जो टोरॉइड में बोलो सब सुनाई दी। नो सर, अच्छा से नहीं सुनाई दिया। चलो ठीक से फिर से एक बार बोलते हैं, अभी आवाज आ रहा है इसको? नहीं सर, अच्छा से नहीं आ रहा है सर, रुक रुक के आ रहा है। अभी भी वही हाल है। रुको, है। ठीक है, तो कट कट के आ रहा है सर आपका। पूरा ही कट रहा है कि थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत आ रहा है फिर कट रहा है। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत था, अभी थोड़ा देर पहले ज्यादा हो रहा था, कट कट के आ रहा था। हेलो बोलने पे हेलो मतलब बीच बीच में कट कट के आ रहा है। चलो देखते हैं, अभी आ रहा है ना? समझ में आ रहा है जो बोल रहे हैं? हाँ सर, अभी आ रहा है। नहीं, चलो ठीक है। जैसे कि टॉरेंट यहाँ पे हाँ बोलो। टॉरेंट का स्टार्ट किए थे उस टाइम से कट रहा था, तो एक बार दोबारा समझा दीजिए। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग का ये वैसे भी लास्ट ही है, इसके बाद क्वेश्चन ही कुछ कुछ रह गया है। टोरॉइड के बाद कुछ मतलब जो भी किए हैं ये सब। तो टोरॉइड का हम बोल रहे हैं कि टोरॉइड जो होता है हमारा, सोलेनोइड को ने पढ़ा है। तो सोलेनोइड जो होता है में स्ट्रेट ऐसा, फर्स्ट जो हम यहाँ पे फिगर बना है इसमें स्ट्रेट वायर की तरह होता है, वैसा वायर पे हुआ रहता है। और इसमें हम लोगों ने देखा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इनसाइड में होता है, ठीक है। और बाहर की तरफ ऐसे फैला होता है, साउथ है नॉर्थ, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होता है अंदर में, साउथ से नॉर्थ की तरफ। अगर हम इसी सोलेनोइड के दोनों एंड्स को, ठीक है, सोलेनोइड है हमारा, इसके दोनों एंड्स को अगर हम कर दें, दोनों को मिला दें ऐसा सर्कुलर फॉर्म करते हुए, तो हमको एक शेप ऐसा मिलेगा, उसी शेप को बोलते हैं टोरॉइड। ठीक है, ये जो शेप था इसको बोलते हैं टोरॉइड, यानी सोलेनोइड दोनों एंड्स को हम मिला चुके। इससे फायदा क्या होता है कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड है बाहर पे है, बाहर निकल जाता है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही कन्फाइंड हो गया, अंदर से नहीं रहा। यानी कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड के कारण अगर हम एनर्जी देखेंगे, एनर्जी हो तो एनर्जी हो, वो एनर्जी अंदर ही रहे, बाहर नहीं फैला। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। तो टोरॉइड है, हम लोग को ज्यादा और पढ़ना नहीं है, बस इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना आएगा, अंदर मतलब अंदर में मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा पता करना है। यहाँ पर है, ये जो हमारा रेडियस, इसका जो रेडियस है, यानी कि अगर हम रेडियस बोल, तो ये जो आर है मच मच लेस देन आर होता है, ठीक है। को हम मोड़े हैं
लॉन्ग सोलेनोइड था, उसको मोड़ दिए हैं। तो मोड़ दिए तो ऐसा कुछ हमको शेप मिलेगा, और ये चीज हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितना हो, तो कैसे फाइंड करें? ठीक है, तो सर प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार कट जा रहा है। हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, देख लेते हैं, लास्ट ही है ये हम लोग का, ये खत्म हो जाएगा तो फिर कुछ क्वेश्चन रहेगा तो उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्क्रीन आ रहा है? अभी तक आया नहीं, आ रहा है, आ गया सर। ठीक है, इसके बीच में निकालना है तो हम इसमें ऐसा सरफेस यूज कर लेंगे, ए बी सी डी। सर नहीं आया। क्यों? नहीं आया? हाँ सर आ गया, अभी आया। 5-10 मिनट रह जाए तो काम बन जाए हम लोग का। देखते हैं, हो जाएगा तो अच्छा है। ठीक है, तो हम लोग ने देखा कि अगर एक फील्ड इसमें ऐसा यूनिफॉर्मली इस डायरेक्शन में होगा, अगर हम देखें तो डीएल वेक्टर और बी वेक्टर आपस में डीएल और बी सेम होंगे। यहाँ पे अगर देखें तो डीएल और बी परपेंडिकुलर होंगे और बाहर में मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। ठीक है, एंगल थीटा है, कुछ पता नहीं चल रहा है सर। हाँ सर, आवाज कट कट के आ रहा। इसलिए तुम भी कट कट के बोल रहे हो ना। चलो ठीक है, डेरिवेशन क्या क्या बोले सर? बोल रहे कि इसका जो डेरिवेशन नोट्स, हेलो, नहीं समझ में आया। अभी हम की लास्ट के हमारे तो के बाद बस दोस्त करने थे, तो आज रहने देते हैं इतना ही। ठीक है, एंड कर रहे हैं, और नोट्स जब भेज रहे हैं तो क्वेश्चंस और इसका दोनों भेज देते हैं, सेंड कर देते हैं, उसको एक बार देख लेना। ठीक है, सर आवाज आ रिकॉर्ड रहा है? सर रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दीजिए। रिकॉर्डिंग में भी तो आवाज वैसा ही होगा। नहीं सर, आपका आवाज तो आना चाहिए उसमें। पता नहीं, जैसे अभी तो लाइव रिकॉर्डिंग चल ही रहा है, तो इसमें आवाज कट रहा है तो उसमें भी कटेगा ही। सर अभी तो आ रहा है, अभी क्लियर अभी सही आ रहा है सर। अभी बढ़ा दिए सर, ठीक है साउंड अभी। बट सर जब से कटने लगता है, पता नहीं क्यों। हम देखते हैं, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कट कर देंगे और इसका जो लिख अभी के नहीं भेज कट रहा देंगे। सर। ठीक है, देख लेते।
जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में ऐसा है, तो हमने लूप चूज करा है ऐसा ही सर्कुलर पाथ में ही। ठीक है, तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड होगा। तो इसके लिए हम लिख रहे हैं फिर से वही ए से बी डॉट डी एल प्लस बी से सी बी डॉट डी एल प्लस सी से डी बी डॉट डी एल प्लस फिर से वापस आ गए डी से ए बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। ठीक है, तो आई इनक्लोज यानी इतने लेंथ में होगा। जैसे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ से ये जो लेंथ होगा इसी में ये आई इनक्लोज होगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स इनटू आई, तो आई इनक्लोज लिखना होगा तो हम लिखेंगे एन इनटू रेडियस आर थीटा लेंथ हो जाएगा इनटू आई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बी डी एल, तो ए से बी जो इनसाइड है इसमें दिख रहा है 90 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं बी इंटू आर थीटा लेंथ होगा प्लस बी से सी में परपेंडिकुलर है तो 0, सी से डी बी ही 0 है तो 0, यहाँ पे भी बी परपेंडिकुलर है तो 0, और यहाँ से लिख लेंगे म्यू नॉट एन आर थीटा आई। तो यहाँ से जो हमारा बी आ जाएगा फिर से आ रहा है म्यू नॉट एन आई, यानी कि सेम उतना ही आ रहा है। और इस चीज को लिखा जाता है म्यू नॉट कैपिटल एन आई बाई 2 पाई आर। ठीक है, यानी कि एन जो है उसको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और एन जो है हमारा स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, यानी कि एन बाई टोटल लेंथ कितना है 2 पाई आर, तो उसको हम एन बाई 2 पाई आर कर दिए। तो ये चीज होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ टोरॉइड। टोरॉइड के इनसाइड में अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हर जगह हम लोग को लूप पे ही ध्यान देना है कि लूप जो होगा हमको ऐसा चूज करना है कि मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन जो हो हमारा आसान हो। ठीक है, बात समझ आया? कट गया? यस सर, आगे। सर आया। ठीक है, अब इसी लॉ से जैसे हम होते हैं ट्राई करना। ठीक है, एम्पियर्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड थिन सीट होगा तो क्या होगा, सेकेंड थिक सीट ये फाइंड करना है। थिक सीट मान लेना इनफाइनाइट है दोनों, इनफाइनाइट थिन सीट जो कि अभी हम लोग फाइंड कर रहे हैं, और थिक सीट रहेगा तो ऐसा होगा, तो इसके अंदर में और बाहर में दोनों फाइंड करना होगा। ठीक है, तो ट्राई करना, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हम इसका सोल्यूशन के ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है, तो इतना ही हम लोग के सिलेबस में है। अब इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चंस करने होंगे, तो क्वेश्चंस आज रहने देते हैं, बार बार कट रहा है तो। ठीक है, इसको सर पढ़ो लूप, और मॉड्यूल को खत्म। सर इसमें हाँ, लूप कौन सा लिए थे वो बता दीजिए तो, टोरॉइड में। जैसे कि हमारा, हाँ ठीक है, ऐसा हमारा बन रहा है टोरॉइड का, दोनों थोड़ा बड़ा ले रहे हैं। ठीक है, ऐसा ऐसा है, इस पे कॉइल चढ़ा हुआ है, हम जो है मान लेते हैं कि निकालना है। तो हम क्या किए कि यहाँ से ऐसा गए और ये एक इनसाइड लूप ऐसा ही लूप लिए हैं। ठीक है, ये लूप ऐसा लूप लिए हैं। ऐसा लूप लेने से हमको फायदा क्या मिला कि अंदर में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और डीएल दोनों सेम मिला, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और डीएल परपेंडिकुलर मिला, बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 मिला। ठीक है, ऐसे भी ले सकते थे, ये हमारा है, तो हम इसमें लूप ऐसा भी ले सकते थे। ठीक है, ऐसा लूप ले लेते,
तो इसमें अगर हम यहाँ पे लेते तो ये तो बाहर वाला हो जाता। अगर मान लेते हैं बाहर में ऐसा करंट बाहर की तरफ, इनसाइड में ऐसा इनटू द प्लेन जा रहा होता। ठीक है, और ये हमारा लूप हो जाता है। यहाँ से कोई भी आर दूरी पे, थिकनेस तो कम ही है तो आर दूरी पे होता, और उससे भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में यही दे रखा है और ये बाकी सब बुक्स में दिया रहता है। तो दोनों में से कोई भी, हम आर्बिट्री इसलिए लिए ताकि समझ में आ जाए। आर्बिट्री से आ गया तो ये तो समझना आसानी है। ठीक है, तो लूप हम ऐसा भी ले सकते हैं और ऐसा भी लूप ले सकते हैं। उसके बाद इसमें भी वही है, बी डॉट डी एल क्लोज लूप है, हर जगह सेम है, इन साइड में सिर्फ अंदर वाला ही दिख रहा है। दिख रहा है, तो जो भी अंदर में होगा तो एन आई होगा। तो देख लो इसके कारण भी, तो इसके कारण लिखेंगे तो बी इंटू टू पाई आर लिखेंगे, इक्वल टू म्यू नॉट इंटू टोटल करंट कितना होगा, एन इंटू आई। बी इक्वल टू हमको मिलेगा, तो रह गया इसको, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई टू पाई आर। ठीक है, ये जो है हमारा लूप। तो दोनों में से कोई सा भी लो, हम ऊपर वाला लिए ताकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, और वो समझ गया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एनसीईआरटी में यही दे रखा है, बाकी सब बुक्स में यही रहता है। ठीक है, लूप समझ आया दोनों किसका? यस सर। ठीक है, बाकी इस पे क्वेश्चन है तो उसको मॉड्यूल से करना। नेक्स्ट क्लास होगा तो उसमें एक दो क्वेश्चन करा देंगे इस पे, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग, फिफ्थ चैप्टर जो है हमारा मैग्नेटिज्म मैटर है। उसमें अर्थ मैग्नेटिज्म और कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मोस्टली जो है थ्योरेटिकल है, और इस बार वो डिलीटेड पोर्शन में है। तो डिलीटेड पोर्शन में है तो सोच रहे हैं कि उसको लास्ट में ही करें। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि इस साल 12th में डिलीटेड है तो मोस्टली जेई भी डिलीट करना चाहिए। तो लास्ट में टाइम बचेगा तो उसको कर लेंगे, क्योंकि जनवरी से पहले बाकी सब खत्म हो जाए। एक दो चैप्टर अगर ये सब डिलीटेड वाला बचा हुआ भी रहा तो हम लोग उसको बाद में भी कर सकते। ठीक है, कौन सा चैप्टर तो सर? नेक्स्ट चैप्टर हम लोग चैप्टर 5 एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से चैप्टर 5 जो दे रखा है उसमें अर्थ मैग्नेटिज्म है, पैरा डाई मैग्नेटिज्म, ये सब चीजें दे रखी हैं। तो उस चीज को एक बार खुद से पढ़ लेना, थ्योरेटिकल है मोस्टली। ठीक है, यस सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शुरू करेंगे। यानी कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फिर फ्लक्स, फिर ईएमआई। ठीक है, ठीक है, फिर एंड कर रहे हैं। किसी को किसी में दिक्कत है, कष्ट है तो बोलो। नहीं सर, नहीं सर। ठीक, ठीक है, फिर एंजॉय करो हॉलीडेज। क्वेश्चन सब कर लेना पीछे का जो छुटा हुआ है।